कुछ समय पहले की बात है। सोनीपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक माता रहती थी और उसका नाम कलावती था और इसके साथ उसकी 3 बेटियां रहती थी। उसकी 2 बेटियां सगी थी और एक बेटी सौतेली थी। सौतेली बेटी का नाम काजल था और उसकी अपनी बेटियों का नाम चिंकी और मिंकी था। कलावती अपनी सौतेली बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो रोज सुबह जल्दी उठती थी और घर का सारा काम करती थी। उसके बाद सबके लिए खाना भी बनाती थी। बस काजल में एक ही कमी थी कि वो रंग रूप में थोड़ी काली थी और उसकी सगी बेटियां बहुत सुंदर थी। पर काजल का बड़कपन देखकर कलावती बहुत खुश हो जाती थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्यार और स्नेह काजल को देती थी। चिंकी और मिंकी अपनी माँ का सारा प्यार काजल को मिलता देख बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी थी और वो काजल से नफरत करती थी और काजल को बहुत परेशान करती थी और उसके रंग रूप का भी मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन की बात है, सुबह के 10 बज गए थे जब तक काजल ने घर का सारा काम खत्म कर लिया, पर चिंकी और मिंकी दोनों अभी तक सोते ही रहे। तभी उनके कमरे में जाकर कलावती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ लड़कियों, तुम दोनों को दिख नहीं रहा है? सुबह के 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। वहाँ काजल ने घर का सारा काम खत्म करके खाना भी बना लिया है और तुम दोनों यहाँ पड़ी पड़ी सो रही हो। जल्दी उठो और घर का आगे का काम करो। अपनी माँ की आवाज सुनकर दोनों बेड से उठकर बैठ जाती है और अब उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो दोनों को ये लगता है कि उन्हें सिर्फ काजल की वजह से डांट पड़ती है। अगर काजल नहीं होगी तो उन्हें डांट भी नहीं पड़ेगी। मिंकी, तुझे क्या लगता है? इस काजल की बच्ची की वजह से हमें रोज सुबह डांट पड़ती है। हमें इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से माँ हमें रोज जगाती है। मैं इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस काजल चुड़ैल की वजह से ही माँ हमें रोज रोज डांटती है। आखिर अब यही सही समय है, हमें अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों बहनें फैसला लेती है कि वो गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास जो भूतनी रहती है, उस भूतनी के पास जाएगी और काजल की जिंदगी खराब कर देगी। उसके बाद उनकी माँ सिर्फ उन दोनों से ही प्यार करेगी। अब दोनों रात होने का इंतजार करती है और जैसे ही रात होती है, चोरी छुपे गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जंगल के रास्ते से पहुंच जाती है और वहीं उन्हें वो चुड़ैल मिलती है। और वो चुड़ैल अपने जादुई गोले में चिंकी और मिंकी को आता देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे इस दुनिया पर राज करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की बलि देनी ही बाकी थी। अगर वो 4 लोगों की बलि दे देगी तो वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। जादुई चुड़ैल के मन में ये साजिश चल रही थी कि वो उन दोनों की बलि दे देगी, तो उसके बाद बलि के लिए सिर्फ 2 लोग ही बाकी रह जाएंगे। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई थी कि शिकार उसके पास खुद चलकर आ रहा है। आ गई तुम दोनों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ कब से बैठी हुई हूँ। तुम दोनों ने आने में कितना देर लगा दिया? अरे तुम्हें कैसे पता हम दोनों यहाँ पर तुम्हारे पास आ रहे हैं? हमने तो तुम्हें पहले से कुछ बताया भी नहीं था, तो तुम्हें इस बात का आभास कैसे हुआ? अरे मैं तो जादुई चुड़ैल हूँ, मुझे सब चीजों का ज्ञान रहता है और मेरे पास मेरा जादुई गोला है। यही गोला तो मेरी दुनिया है, इसी से मैंने तुम्हें आता हुआ देख लिया था। अच्छा तो ये बात है, तभी तुम्हें हमारे आने का ज्ञात पहले से ही हो गया। हम यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, हमें तुमसे कुछ चाहिए। हमारी एक बहन है काजल, हम चाहते हैं कि वो हमारे बस में आ जाए, इसका कुछ उपाय बताइए। अब जैसे ही जादुई चुड़ैल उनकी ये बात सुनती है तो वो सोचती है कि अगर ये दोनों अपनी तीसरी बहन को भी अपने पास ले आए तो उसकी बलि से मेरा ही फायदा होगा। अगर ये दोनों लड़कियां मेरे झांसे में आ गई तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर मेरे पास सिर्फ एक बलि का इंतजाम और करना होगा, इसके बाद मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। इतना सोचकर चुड़ैल कहती है, ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, पर तुम्हें अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम होगा। अच्छा तो हमें उसको यहाँ लाना पड़ेगा? क्या ऐसा करना जरूरी है?
हाँ, ऐसा जरूरी है क्योंकि मेरी शक्तियाँ यहाँ पर इस घने जंगल में ज्यादा काम करती है, इसलिए कह रही हूँ उस लड़की को यहीं ले आओ। अब चिंकी और मिंकी वापस से जंगल के रास्ते से घर की ओर निकल जाती है और घर आते ही काजल को अपने पास बुलाकर उससे बातें करने लगती है और उसे बहला फुसला कर ये कहती है कि कल हम लोग मार्केट घूमने चलेंगे और शॉपिंग करके आएंगे। काजल का भी मन होता है शॉपिंग पर जाने का, तो वो भी हामी भर देती है। अब देखते ही देखते अगला दिन शुरू हो जाता है और शाम के समय में वो दोनों काजल को लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर निकल जाते हैं। जब रास्ते में जाते जाते काजल को कुछ अजीब लगता है तो वो कहती है कि उन्हें अब घर जाना चाहिए, परंतु जब वो घर से निकल रही होती है तभी उनकी माँ उनका पीछा करने लग जाती है और देखती है कि ये तीनों आखिर कहाँ जा रही है बिना बताए। अरे ये रास्ता तो दूसरा लग रहा है, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? ये बाजार का रास्ता तो नहीं है। मेरे ख्याल से हमें अब घर चलना चाहिए। अरे काजल, हम तुम्हें सही जगह लेकर जा रहे हैं, बस तुम हमारे साथ चलती रहो। अब वो तीनों जंगल की ओर से जादुई चुड़ैल की गुफा की ओर जाती है। उनके पीछे पीछे उनकी माँ उनका पीछा कर रही होती है। अब कुछ दूर चलते ही वो तीनों जादुई गुफा में पहुंच जाती है। ये सब देखकर काजल बहुत हैरान होती है और बोलती है, तुम दोनों मुझे कहाँ ले आई? ये तो एक सुनसान गुफा है, तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हो ना? तभी वहाँ पर जादुई चुड़ैल पहुँचती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तो आ गए तुम तीनों, मुझे तुम तीनों का ही इंतजार था। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी होगी। मुझे जो बलि देनी थी आज वो पूरी होगी और मैं कुछ ही समय बाद इस पूरे शहर पर राज करूंगी। अरे तुम्हें क्या कह रही हो? तुम्हें बस इस काजल की बलि देनी है, हमारी नहीं। यही तो मेरी चाल थी, तुम तीनों को अपने चंगुल में फंसाने की, और तुम मेरे चंगुल में फंस भी गई। कलावती चोरी से खड़ी खड़ी जादुई चुड़ैल की सारी बातें सुन रही थी। तभी जादुई चुड़ैल अपनी छड़ी घुमाती है और तीनों को रस्सी से बांधकर एक कोने में पटक देती है और अपनी एक जादुई विशाल तलवार निकालती है उन तीनों की बलि देने के लिए। उसी समय वहाँ पर कलावती आ पहुँचती है। अरे ओ जादुई चुड़ैल की बच्ची, चुपचाप से मेरी तीनों लड़कियों को जाने दे, वरना तेरे साथ बहुत गलत होगा। लो बताओ, मैंने तो सिर्फ 3 का इंतजाम किया था। इस कुदरत के करिश्मे ने तो मेरे लिए आखिरी बलि का भी इंतजाम कर दिया। अब मैं तुम चारों की मृत्यु करके इस पूरी धरती पर राज करूंगी। अब जैसे ही चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी घुमाने जाती है, उससे पहले कलावती नीचे गिरा हुआ डंडा उठाकर उसके कांच के गोले को तोड़ देती है। अब जैसे ही उसका जादुई गोला टूटता है, चुड़ैल भी धीरे धीरे मरने लग जाती है। पागल औरत, ये तूने क्या कर दिया? मेरी जान इसी गोले में बसती है, तूने इसे ही तोड़ दिया। मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाती रहो और मैं ऐसे ही खड़ी खड़ी देखती रहूं, ये मैं होने नहीं दे सकती। अब देखते ही देखते वहाँ पर चुड़ैल की मौत हो जाती है और चिंकी और मिंकी को उनकी गलती का पछतावा होता है और वो काजल से माफी मांगती है और अपनी माँ से भी माफी मांगकर अपनी गलतियों का पछतावा करती है। मैं तुम दोनों को माफ तो कर दूंगी, पर तुम दोनों कसम खाओ, आज के बाद तुम दोनों ऐसी हरकतें कभी नहीं करोगी। हाँ काजल, हम ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगी, बस तुम हमें माफ कर दो। माँ, आप भी हमें माफ कर दो, हम आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। अब काजल और कलावती दोनों चिंकी और मिंकी को माफ कर देते हैं और घर की ओर आ जाते हैं और अब ये चारों प्यार और स्नेह से अपने घर में रहने लगते हैं। अब उन लोगों में और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। राधेपुर गांव में रुद्र नाम का एक लड़का अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपना घर चलाने के लिए भेड़ बकरियां चराया करता था। वहाँ पहाड़ के पास एक विशाल सा पेड़ था, जहाँ पर वो हर रोज दोपहर में बैठकर गाना गाया करता था। रुद्र का मधुर गाना सुनकर वहाँ की प्रकृति भी जैसे मानो हंसने और गाने लगती थी और इसी तरह से अपनी सारी भेड़ बकरियों पर भी वो नजर रखता था।
इसी तरह से रुद्र का परिवार और रुद्र दोनों ही खुश रहते थे और वह इस काम से अच्छी खासी कमाई करके अपना घर भी चला लिया करता था। एक दिन की बात है, पड़ोस की बिमला काकी उसकी माँ से उसकी बहन के लिए एक रिश्ता बताती है। रुद्र की माँ काकी की सारी बातें सुनने के बाद बोलती है, ठीक है काकी, आप उन लोगों को कल घर बुला लीजिए। शाम होते ही रुद्र जैसे ही घर आता है तो उसकी माँ काकी की सारी बातें रुद्र को बताती है। अरे बेटा रुद्र, तुम आ गए, आओ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो क्या बात है। बेटा, वो अपनी बिमला काकी है ना, वह तुम्हारी बहन के लिए कल एक रिश्ता लेकर आने वाली है, तो कल तुम अपने काम से थोड़ा जल्दी घर आ जाना। अरे हाँ माँ, कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह होते ही सभी अपने घर के साफ सफाई में लग जाते हैं। घर की सारी साफ सफाई रुद्र अकेले ही करता है और उसकी मदद उसकी मम्मी और बहन करवाती है। सारा काम खत्म होने के बाद रुद्र की नजर अपनी बहन पर जाती है और फिर वह उसके पास जाकर बोलता है, अरे छोटी, सारा काम हो गया, तू बिल्कुल परेशान मत हो, बस तू जाकर जल्दी से सुंदर से तैयार हो जा। आज तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जैसा दिखना है, तो ऐसा तैयार होने के लिए तुझे समय तो लगेगा ना, जा जल्दी से तैयार हो जा। रुद्र के इतना बोलते ही उसकी बहन अंदर कमरे में तैयार होने चली जाती है। थोड़ी ही देर में बिमला काकी के साथ लड़के वाले घर आ जाते हैं और बातों ही बातों में रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होते ही सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर लड़के के पिताजी बोलते हैं, अरे भाई देखो रुद्र, हमसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, हम तो तुम्हारी बहन को जल्द ही ले जाना चाहते हैं, तो कोई जल्दी सा शुभ मुहूर्त देखकर शादी का दिन निकलवा लो। जी जरूर। लड़के के पिता अपने बेटे की कुंडली रुद्र को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन रुद्र अपनी बहन और लड़की की कुंडली लेकर पंडित के पास जाता है। प्रणाम पंडित जी, कल्याण हो पुत्र, क्या बात है। गुरुजी, मैंने अपनी बहन के लिए एक लड़का देखा है, बस आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आया हूँ। रुद्र दोनों की कुंडली पंडित के हाथ में दे देता है। वो पंडित बड़े ही ध्यान से दोनों की कुंडली को देखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद रुद्र से बोलते हैं, अरे बेटा, यह किस महान बेटे और बेटी की कुंडली लेकर आए हो, सारे के सारे गुण मिलते हैं, यह विवाह तो बहुत ही गुणों से संपन्न होगा। साधु की यह बात सुनकर रुद्र बहुत ही खुश होता है। धन्यवाद पंडित जी, बस यही कुंडली दिखाने के लिए आपके पास आया था। पंडित जी, कुंडली के मुताबिक जल्दी से जल्दी कोई भी तारीख बता दीजिए। रुद्र की बात सुनकर पंडित एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर 1 महीने की तारीख पक्की कर देते हैं। पंडित जी, आप बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपनी बहन की शादी सही से कर सकूं। हाँ पुत्र, तुम तुम्हारी बहन की शादी सही से निपटा लोगे। अगर फिर भी कोई परेशानी आए तो तुम मेरे पास जरूर आना। जी पंडित जी, अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रुद्र पंडित जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। रुद्र घर पहुंचकर यह बात अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह बोलती है, अरे बेटा, 1 महीने के बाद छोटी की शादी है और तैयारी तो कुछ भी नहीं है। अरे माँ, तू परेशान मत हो, मैं सब कर लूँगा। मेरे सर पर पंडित जी के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद है और मैं 1 महीने तक छोटी की शादी की सारी तैयारी कर लूँगा। ऐसा बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में रुद्र घर के अंदर शादी का सारा सामान लेकर आ जाता है। वह दिन रात एक करके मेहनत करके घर को बहुत ही सुंदर सा सजाता है और शादी की जरूरत का सारा सामान भी ले आता है। रुद्र शाम होते होते घर के अंदर शादी का कुछ सामान लेकर आता है और रात भर जगकर अपने घर को सजाने में लग जाता है और फिर दोपहर में वो अपना काम करने जंगल भी चला जाता है। इसी तरह से समय बीत रहा था। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। एक दिन रुद्र की माँ और उसकी बहन बैठकर शादी की कुछ बातें कर रहे थे। तभी रुद्र को यह याद आता है कि उसने शादी की सारी तैयारी तो कर ली, पर वो अपनी बहन के लिए गाउन तो लेकर ही नहीं आया। यही सोचकर वो अपनी बहन से पूछता है, अरे छोटी, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे शादी में
कैसा गाउन पहनना है? भैया मुझे मेरी शादी में सुनहरा कलर का गाउन ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे लिए गाउन लेकर आऊँगा। अगली सुबह ही रुद्र अपनी बहन के लिए गाउन लेने निकल जाता है। रुद्र बाजार में जाता है। बाजार में उसे एक सुनहरा कलर का गाउन बहुत ही पसंद आता है। वह दुकान में जाता है। दुकान में जाते ही जैसे वह गाउन के पास जाता है, उस गाउन पर लिखे दाम को देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और बाहर आकर अपने आप से बोलता है, अरे इस बाजार में तो गाउन का रेट बहुत ही ज्यादा है। इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। मैं छोटी के लिए गोल्डन गाउन कहाँ से खरीदूंगा? इतना बोलकर रुद्र बाजार में सुनहरा गाउन को बहुत ही ज्यादा ढूंढता है कि शायद कहीं पर थोड़े कम दामों में उसे अपनी बहन के लिए गाउन मिल जाए। देखते ही देखते शाम होने को आती है, पर उसे अपनी बहन के लिए सुनहरा लहंगा उसकी बजट में नहीं मिलता है। अगर वह मिलता भी तो वो बहुत ही महंगा होता है, जिस वजह से वो खरीद नहीं पाता है। वो निराश दिल से अपने घर की ओर आ जाता है कि पंडित जी ने उसे यह बोला था कि शादी के लिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। तभी रुद्र अपने घर की ओर न जाकर पंडित जी के पास चला जाता है। प्रणाम पंडित जी, कल्याण हो पुत्र। पंडित जी, मेरी बहन की शादी है। कल मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बस उसके लिए मुझे एक गाउन लेना था जो मैं अभी तक नहीं ले पाया। क्या आप मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हो? रुद्र की यह बातें सुनकर पंडित जी बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ से तुम अपनी बहन के लिए गाउन लेकर आ सकते हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल पड़ता है। जंगल के सीधे सीधे जाकर वहाँ एक बड़ा विशाल पेड़ है जिस पर गाउन उगते हैं। उसमें से एक गाउन तुम अपनी बहन के लिए ले सकते हो। पर याद रहे, वह पेड़ बहुत ही घमंडी है। वह जल्दी किसी को भी अपना गाउन नहीं लेने देता। तुम एक बार जाकर देख लो, क्या पता तुम लेकर आ सको। पंडित की यह बातें सुनकर रुद्र तुरंत ही उस जंगल में चला जाता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक चमचमाता हुआ गाउन का पेड़ दिखाई देता है। रुद्र उस पेड़ के पास जाता है। के पास जाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन लगे हुए थे। उसी में से एक गाउन सुनहरे कलर का था, जो गाउन उसको चाहिए था। रुद्र उस पर नजर टिकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र को वहाँ देखकर वह पेड़ बोलता है, तुम कौन हो और मेरी जादू लहंगे के पास क्यों आए हो? रुद्र उस पेड़ को अपनी सारी बातें बताता है और उससे वह सुनहरा गाउन मांगने की दरख्वास्त करता है। रुद्र की बात सुनकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं अपना यह गाउन किसी गरीब इंसान को नहीं दे सकता। मेरे यह गाउन सिर्फ रानी और राजकुमारियां ही ले सकती है, या फिर कोई परी। इसके अलावा मैं किसी को भी अपना गाउन नहीं दे सकता। चलो अब भागो यहाँ से। यह सुनकर रुद्र बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वह उस पेड़ से एक बार और गुजारिश करता है, पर वह पेड़ नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परी उड़ती हुई आसमान से जमीन पर उतरती है। मैं परी लोक से आई हूँ। मैं परियों की रानी सुभद्रा परी हूँ। मुझे तुम्हारे इस गाउन में से एक गाउन अपनी बेटी के लिए चाहिए। परी की बात सुनकर वह पेड़ उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर गाउन देता है, जिसे लेकर परी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। यह सब देखकर रुद्र सोचता है, क्यों न मैं इस परी को अपनी सारी बातें बताऊं। शायद यह परी ही मेरी कोई मदद कर दे। यह सोचकर रुद्र उस परी के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। रुद्र की सारी बात सुनने के बाद वह परी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं कोई परी वरी नहीं हूँ, मैं तो काली चुड़ैल हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ रोज इस जादुई पेड़ के गाउन लेने आती हूँ। एक एक करके मैं इस पेड़ के सारे जादुई गाउन ले जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाती हूँ, क्योंकि इस पेड़ के सारे गाउन जादुई हैं। हा 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 हा। उस चुड़ैल की यह बातें सुनकर रुद्र के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह धीरे धीरे उस चुड़ैल से पीछे होने लगता है। तभी रुद्र के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसको इसी की तरीके से
चलाते चलाते किसी तरह उस जादुई पेड़ के पास ले चलूं, ताकि उस जादुई पेड़ को भी यह पता चल पाए कि यह कोई परी नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है और उस जादुई पेड़ के गाउन से वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है। इतना सोचकर रुद्र उस काली चुड़ैल को चलाते चलाते उस पेड़ के पास ले जाता है। पेड़ भी दूर से यह सब देख रहा था। वह यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस चुड़ैल पर आग के गोले बरसाने लगता है। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी, फिर भी तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद करी। अगर यह काली चुड़ैल मेरी सारी शक्तियाँ ले लेती तो मैं मर ही जाता, क्योंकि मेरे प्राण मेरे इस गांव में ही बसते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। कोई बात नहीं पेड़, पर क्या तुम मुझे अपना एक गोल्डन गाउन दे दोगे? मुझे गोल्डन गाउन की बहुत ही जरूरत है। रुद्र के इतना बोलते ही वह पेड़ रुद्र को एक जादुई गोल्डन गाउन देता है। रुद्र उस जादुई गोल्डन गाउन को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अगले ही दिन बहुत ही धूमधाम से अपनी बहन की शादी करता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते।